हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 9 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का भारत, इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझाऊंगी। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हर एक टॉपिक को एकदम पॉइंट वाइज समझाऊंगी। मेरा जो वीडियो है उसमें आपको वर्ड्स कम मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको आसानी से सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और भी बाकी सब्जेक्ट्स का जैसे मैथ हो गया या फिर साइंस वगैरह हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब सारे चीजों का सब्जेक्ट का ही मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु पहला है सुंग और कण्व शासन, यानी कि सुंग वंश शासन किस प्रकार का था और सुंग वंश शासन किस प्रकार आया, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सुंग वंश और कण्व वंश किस प्रकार आया इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट जानेंगे पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में जो यूनानी भारतीय थे, यानी कि भारतीय यूनानी थे, जैसे कि बैक्ट्रियाई लोग, ठीक है, और तो और पार्थियाई लोग, शक लोग, ये लोग जो थे वो किस प्रकार कैसे बसे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुषाण जानेंगे, कुषाण वंश शासन जो है वो किस प्रकार भारत देश में स्थापित हुआ। इसके बाद कुषाण वंश का ही एक शासक था कनिष्क, इसके बारे में जानेंगे, कनिष्क कैसा उत्तराधिकारी था। इसके बाद जानेंगे कनिष्क का साम्राज्य, उन्होंने साम्राज्य अपना किस प्रकार कहाँ तक विकसित किया। कनिष्क का धर्म के बारे में जानेंगे कि वो किस धर्म से बिलोंग करते थे। कनिष्क के सिक्के के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित की। कनिष्क के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे कि यानी कि कनिष्क के बाद जो उसके पुत्र है, यानी कि कनिष्क के बाद जो उत्तराधिकारी कौन बनता है भारत का, इसके बारे में जानेंगे। फिर दक्कन के बारे में जानेंगे, दक्कन क्षेत्र के बारे में। उसके बाद कलिंग का राजा खारवेल के बारे में जानेंगे, यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पर खारवेल का शासन सत्ता स्थापित होता है तो वो किस प्रकार का शासन सत्ता को चलाता है। इसके बाद जानेंगे सातवाहन और सातवाहनों का महत्व। फिर सातवाहन का शासन सत्ता के बारे में पढ़ेंगे और उन लोगों का क्या क्या महत्व है भारत देश पर, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे दक्षिणी भारत, यानी कि साउथ स्टेट के बारे में जानेंगे कि दक्षिणी भारत कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। चोल राज्य, चेल राज्य और पांड्य राज्य के बारे में जानेंगे कि दक्षिणी भारत में जो चोल शासक थे, चेल शासक थे और तो और जो पांड्य शासक थे वो किस प्रकार के थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे संगम साहित्य के बारे में, यानी कि संगम साहित्य क्या था इसके बारे में जानेंगे, इसका अर्थ क्या है, सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी राज्य का महत्व, यानी कि चोल, चेर और पांड्य राजाओं ने जो शासन किया तो वहां पे दक्षिणी राज्य का क्या क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट सुंग वंश और कण्व वंश की शासन व्यवस्था, यानी कि जो सुंग वंश है और कण्व वंश जो है वो किस प्रकार हमारे भारत देश पर शासन करता है, किस प्रकार वो स्थापित होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ एक दुर्बल शासक था, ठीक है। अंतिम शासक जो है मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था वो काफी कमजोर शासक था, ठीक है। तो वो काफी कमजोर था तो उसके कारण उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। उसी का जो, यानी कि बृहद्रथ का जो सेनापति था, यानी कि जो सेना का रख रखाव करता था, सेना को युद्ध के लिए तैयार करता था, सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का था। जो पुष्यमित्र शुंग है वो क्या करता है, बृहद्रथ की हत्या कर देता है और फिर वो राजगद्दी पर बैठ जाता है, फिर शुंग वंश की शासन सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश जो है वो लगभग 112 वर्ष तक पूरा शासन करता है, ठीक है। यानी कि वो जो साम्राज्य जितना भी था मौर्य वंश का, वो पूरा मौर्य वंश का जो साम्राज्य का जो शासन यानी कि रख रखाव जो करता है वो करता है शुंग वंश, और लगभग 112 वर्षों तक पूरा करता है, ठीक है। और तो और शुंग वंश का जो अंतिम शासक जो था वो था देवभूति।
देवभूति को उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने 72 ईसा पूर्व में मारकर कण्व वंश की स्थापना की। फिर ठीक देवभूति के साथ भी वही होता है, ठीक है। देवभूति को भी कण्व वंश का वासुदेव कण्व जो है वो 72 ईसा पूर्व में उसको मार डालता है उसको भी, और फिर कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे बृहद्रथ को की भी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक वैसे ही देवभूति को भी मार करके वासुदेव कण्व जो है वो कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। कण्व वंश ने 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश जो है यानी कि कण्व वंश जब तक था तब तक वो लगभग 45 वर्ष तक शासन करता है, यानी कि 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कण्व वंश की स्थापना जो है जारी रहती है भारत देश पे। ठीक है। कण्व वंश के बाद मगध पर आंध्र वंश का शासन हुआ। फिर कण्व वंश के बाद फिर आता है आंध्र वंश। ठीक है। शुंग और कण्व वंश शासक ब्राह्मण धर्म, वैष्णव और शैव मत के अनुयायी थे। ठीक है। यानी कि जो कण्व वंश और शुंग वंश के जो संस्थापक थे यानी कि जो शासनकर्ता थे वो ब्राह्मण और वैश्य धर्म को मानते थे। ठीक है। ब्राह्मण और वैष्णव और शैव मत के अनुयायी थे, यानी कि वो लोग ब्राह्मण, शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे। पुष्यमित्र शुंग को विदेशी आक्रमणकारी यूनानियों से युद्ध करना पड़ा। पुष्यमित्र शुंग जो है उनको जो है यूनानियों के साथ युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध में उसे विजय मिली। विजय के बाद, विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, वो क्या करता है, वो युद्ध करता है यूनानियों के साथ। और यूनानियों के साथ फिर वो युद्ध करने के तत्पश्चात उसे क्या होता है कि वो विजय भी कर लेता है, यानी कि युद्ध को जीत भी लेता है। फिर युद्ध जीतने के बाद वो तुरंत बाद उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य मतलब ठीक उसके बाद, विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि विजय के बाद वो जो है यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस यज्ञ जो होता था वो एक शक्तिशाली राजा करता था। उसमें क्या होता था कि एक किसी भी एक घोड़े को अन्य राज्यों में विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। कोई भी एक घोड़ा को विचरण के लिए अन्य राज्यों में जहाँ पे उसका शासन सत्ता स्थापित नहीं है उस राज्य में छोड़ दिया जाता था। और फिर उस राज्य में छोड़ने के बाद उस राजा का जो रख रखाव होता था, यानी कि उस घोड़ा का जो रख रखाव होता था वो किसी सैनिक की टुकड़ी को दे दिया जाता था। राजा जो था, राजा बोलता था कि इस घोड़े का रख रखाव आप लोग को करना है, आप लोग को देखते रहना है कि इस घोड़े पर कोई आक्रमण कर रहा है। मतलब उसका जो भार होता था वो कुछ सैनिकों को सौंप दिया जाता था। राजा जो थे वो सौंप देते थे और फिर विचरण के लिए उस घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। और अगर वो घोड़ा जो होता था, वो घोड़ा अगर किसी राज्य से गुजर रहा है, ठीक है, और उस राज्य का जो राजा रहता था, यानी कि अगर उस राज्य का जो राजा रहता था, अगर उस घोड़े को बस ऐसे ही जाने दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, बस सिर्फ जाने दे रहा है, तो इससे जो अश्वमेध यज्ञ जो करवा रहा है उस राजा को पता चल जाता था कि वो सिर्फ ऐसे ही जाने दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मेरे अधीनता को स्वीकार कर चुका है। तो फिर उसे क्या करता था कि उसे राजाधिराज की उपाधि भी देता था, यानी कि जो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता था उसे राजाधिराज की उपाधि भी देता था, और तो और उसे सम्मान पूर्वक भेंट भी दिया करता था। जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा करवाता था वो राजाधिराज की उपाधि भी देता था और उसे भेंट भी देता था। ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में समझ में आ गया आप लोग को, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानी का मतलब यहाँ पे है कि भारत में जो है यूनानी लोग किस प्रकार आकर के विराजमान होते हैं, यानी किस प्रकार आकर के वो लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है बैक्ट्रियाई, यानी कि यूनानी साइड का एक बैक्ट्रियाई, यानी कि बैक्टीरिया एक क्या बोलते हैं, एक जाति टाइप का होता है। जैसे अभी वर्तमान में
कोई हिंदू है, हिंदू में ही कई तरह का जाति है, ठीक है, हिंदू है तो हिंदू में ही कितना सारा जाति। दूसरी तरह यूनानी में एक पहला जो था वो था बैक्ट्रियाई, ठीक है। तो बैक्ट्रियाई में क्या है, बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है हिंदुकुश पर्वत और ओक्सस नदी के बीच स्थित था, यानी कि बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है, ठीक है, बैक्ट्रियाई लोग जो रहते थे वो बैक्ट्रिया में रहते थे। तो बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है वो हिंदकुश और ओक्सस नदी के बीच में स्थित है। सिकंदर की विजय के बाद बैक्ट्रियाई ने यूनानी संस्कृति अपनाई। भारतीय बैक्ट्रियाई शासकों में मिनांदर सबसे प्रसिद्ध था। सिकंदर के विजय के बाद क्या होता है कि जो बैक्ट्रियाई है वो यूनानी संस्कृति को अपना लेते हैं, ठीक है। और तो और जो उस टाइम पे भारतीय बैक्ट्रिया के यहाँ पे मतलब है कि भारत में जो बैक्ट्रियाई जो रहते थे, ठीक है, तो भारतीय बैक्ट्रियाई शासकों में मिनांदर यानी कि मिलिंद जो था वो सबसे प्रसिद्ध था। यानी कि भारतीय बैक्ट्रियाई यानी बैक्ट्रियाई जो संप्रदाय का जो व्यक्ति लोग जो थे उन लोगों में जो मिलिंद जो था यानी कि जो मिनांदर था वो सबसे प्रसिद्ध था, ठीक है। उसके राज्य में गांधार, पंजाब, सिंध तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग शामिल थे। वो जहाँ पे राज्य करता था यानी कि जहाँ का राजाधिराज था यानी कि जहाँ का वो राजा था वहां वो किस किस जगह का राजा था, पंजाब, सिंध, गांधार, ये सब सारी जगह का, ठीक है। उसकी राजधानी शाकल यानी कि सियालकोट थी। उसकी जो राजधानी थी यानी कि जैसे वर्तमान में झारखंड का राजधानी रांची है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, तो उसी तरह जो क्या बोलते हैं इन राज्यों का जो जहाँ पे वो शासन करता था उन राज्यों की जो उसकी राजधानी हुआ करती थी वो थी शाकल यानी कि सियालकोट। मिनांदर बौद्ध भिक्षु नागसेन का अनुयायी बन गया। मिनांदर जो है वो बौद्ध भिक्षु का अनुयायी बन गया, ठीक है। नागसेन का अनुयायी बनने के बाद मिलिंद पन्हो पुस्तक में मिनांदर और नागसेन ने प्रश्न उत्तर वर्णित है, तो उसका अनुयायी बन जाता है। तो आप लोगों को एक मिलिंद पन्हो करके एक पुस्तक मिलेगा, उसमें जो है नागसेन और मिनांदर इन लोग दोनों के बीच क्या क्या प्रश्नोत्तर, जैसे कि अनुयायी उसका बन गया था नागसेन का, ठीक है, तो एक तरह से वो उसका गुरु था। नागसेन जो था वो क्या बोलते हैं मिनांदर का यानी कि मिलिंद का एक तरह से वो गुरु था। तो उन लोगों के बीच क्या क्या प्रश्नोत्तर यानी कि उन लोगों दोनों के बीच जो बात हुआ था महत्वपूर्ण बात जो है वो मिलिंद पन्हो में पुस्तक में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र में जब पांडव और कौरव के बीच युद्ध हो रहा था तो कृष्ण और अर्जुन ने कई सारे प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे को दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे मिलिंद पन्हो में आपको मिनांदर और नागसेन के प्रश्नोत्तर जो है वो वर्णित मिल जाएगा यानी कि मिल जाएगा। अन्य बैक्ट्रियाई शासक भगवान विष्णु की पूजा करते थे और कुछ जो बैक्ट्रियाई होते थे, बैक्ट्रियाई संप्रदाय के जो लोग होते थे वो जो है भगवान विष्णु के पूजा करते थे। उनकी संस्कृति भारतीय और यूनानी परंपराओं का मिश्रण थी, इसलिए उन्हें इंडो ग्रीक यानी कि भारतीय यूनानी कहा गया। यानी कि जो बैक्ट्रियाई जो लोग होते थे तो वो बैक्ट्रिया के रहने वाले होते थे यानी कि यूनान के रहने वाले होते थे और यूनान के रहने के बावजूद भी वो भारतीय संप्रदाय से जुड़े यानी कि भारतीय हुए। तो क्या था कि उन लोगों का जो बैक्ट्रियाई जो लोग होते थे वो यूनानी और भारतीय दोनों परंपराओं के मिश्रण से वो बने थे, तो इसलिए उन्हें इंडो ग्रीक यानी कि इंडो से आया इंडिया से इंडो और यूनान से ग्रीक, इंडो ग्रीक कहा जाने लगा यानी कि भारतीय यूनानी कहा जाने लगा, ठीक है। दूसरा है पार्थियाई यानी कि इसके बाद हम लोग बैक्ट्रियाई की बात पढ़ेंगे पार्थियाई के बारे में। पार्थियाई यूनानी मूल के थे और पार्थिया यानी कि आधुनिक ईरान का भाग
पार्थिया जो है, ठीक है, वो आधुनिक ईरान का भाग पर शासन करते थे। पार्थिया यूनानी जो है वो मूल के थे, और वो जो थे वो पार्थिया क्षेत्र के, पार्थियाई जो लोग थे वो पार्थियाई क्षेत्र के थे, जो आधुनिक ईरान का भाग है। पार्थिया जो है वो आधुनिक ईरान का भाग है, तो वहीं पे पार्थियाई जो लोग जो थे वो शासन करते थे। प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोंडो फर्निच था। एक बहुत प्रसिद्ध राजा जो था, शासक जो था, वो था गोंडो फर्निच। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। गोंडो फर्निच की मृत्यु के बाद पार्थियाई सत्ता कमजोर हो गई। उसकी जो राजधानी थी, ठीक है, वो थी तक्षशिला, यानी कि जहाँ पे पार्थिया लोग जो, यानी कि पार्थिया की राजधानी जो हुआ करती थी उस टाइम पे वो थी तक्षशिला। और तो और जब पार्थियाई का, यानी कि जब गोंडो फर्निच की मृत्यु हो जाती है, जो अंतिम शासक जो था, यानी कि जो सुप्रसिद्ध शासक जो था गोंडो फर्निच, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर पार्थिया राज्य जो है वो काफी कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद हम लोग शक के बारे में जानेंगे, यानी कि शक का जो राज्य के बारे में जानेंगे, शासन के बारे में जानेंगे, ठीक है। शकों को उनके मूल से यूची जनजाति ने निकाल दिया। शकों को जो होता था वो थोड़े नीचे लेवल के होते थे, तो शकों को जो है वो यूची एक जनजाति है, ठीक है, यानी कि एक जाति का नाम है यूची, एक यूनानी जाति है। वो लोग क्या करता है, शकों को वहां से उनके मूल स्थान से, यानी कि वहां जो उन लोगों का मूल निवास स्थान था वहां से उन लोगों को निकाल देता है, ठीक है। वे बलूचिस्तान होकर सिंधु नदी के निचले क्षेत्र में बस गए। शक जो है वो बलूचिस्तान होकर के, यानी कि बलूचिस्तान एक जगह का नाम है, तो वहां से होकर के वो सिंधु नदी की ओर होकर के फिर वो निचले क्षेत्र में बस जाते हैं। शक शासकों के प्रांतीय गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे। शक शासक का जो प्रांतीय गवर्नर था, ठीक है, वो क्षत्रप कहलाते थे, ठीक है। तक्षशिला, नासिक, उज्जैन और मथुरा के क्षत्रप प्रसिद्ध थे। क्षत्रप कहा जाता था, तो तक्षशिला, नासिक, उज्जैन, ये सब का जो क्षत्रप होता था, यानी कि क्षत्रप का मतलब, यानी कि जो शक शासक होता था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। यानी कि ये जो उज्जैन, तक्षशिला, ठीक है, नासिक, ये सब के जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वो अधिक शक्तिशाली होते थे, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। उज्जैन के क्षत्रप रुद्र दमन में लगभग 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। उज्जैन के जो क्षत्रप थे, ठीक है, यानी कि उज्जैन के जो शासक थे वो रुद्र दमन में 130 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक वो शासन करता है, 150 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। अंतिम शक क्षत्रप को चंद्रगुप्त द्वितीय ने 398 ईसा पूर्व में पराजित किया। अंतिम जो शक क्षत्रप जो होता है, यानी कि शक का जो राजा होता है, वो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 398 ईसा पूर्व में वो फिर पराजित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूरा ये चीज पता चला कि किस प्रकार जो है वो शुंग वंश की स्थापना होता है मौर्य वंश के बाद, फिर शुंग वंश के बाद कण्व वंश की किस प्रकार स्थापना होता है, फिर कण्व वंश के बाद फिर आंध्र वंश की स्थापना होता है, ठीक है। ये सब जानने के बाद फिर भारत यूनानी के बारे में मैंने बताया कि भारत यूनानी का मतलब होता है कि भारत में जो है यूनान लोग किस प्रकार आकर के बसते हैं, रहते हैं। सबसे पहले बैक्ट्रियाई लोग, ठीक है, यानी यूनान के जो बैक्ट्रियाई लोग थे, फिर पार्थियाई लोग, फिर शक लोग, ठीक है। और लास्ट में फिर होता है कि अंतिम शक क्षत्रप को, यानी कि जो उज्जैन के जो क्षत्रप रहता है, ठीक है, उसको जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 398 ईसा में पराजित कर देता है, यानी कि उसको फिर हरा देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स कुषाण वंश और कनिष्क, यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे कुषाण वंश जो है वो शक वंश के पास कैसे आता है और राजा कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कुषाण है, ठीक है, वो कुषाण जो है वो
प्रसिद्ध यूची कबीले का एक शाखा था। ठीक है, कुषाण वंश जो है यानी कि कुषाण जो है वो यूची कबीले का एक शाखा था। तो कुषाण जो है वो क्या करता है कि पहली शताब्दी में ही पार्थियाई और शक क्षत्रपों को यानी कि शक वंशजों को यानी कि शक राजाओं को क्या करता है, हरा देता है। ठीक है, और फिर बदले में क्या करता है कि उससे अफगानिस्तान के भी राज्य ले लेता है, और जो जिस राज्य में वो शासन कर रहे थे उसकी शासन शक्ति भी उससे ले लेता है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण लोग जो है वो ले लेता है और फिर वो राज्य को विस्तारित रूप से बढ़ाते चला जाता है। तो कुषाण वंश का पहला शासक जो था वो था कनिष्क। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान था। कुषाण शासकों में जो है वो कनिष्क सबसे महान था। उसने लगभग 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। उसने शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में की। यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो शासक था कुषाण वंश का वो था कनिष्क। कनिष्क का जो शासन काल है वो 78 ईस्वी से लेके 101 ईस्वी तक रहता है। और जब वो शासन सत्ता में जब स्थापित होता है तो उसी टाइम वो शक संवत की स्थापना कर देता है, शक संवत की शुरुआत कर देता है। यानी कि 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कर देता है। ठीक है, भारत सरकार ने भी शक संवत को मान्यता दी है, और फिर उस टाइम पे भारत सरकार ने भी शक संवत को मान्यता दी थी। सेकेंड पॉइंट है कनिष्क का साम्राज्य। फिर कनिष्क के साम्राज्य के बारे में जानेंगे। कनिष्क एक महान विजेता था। उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, कश्मीर, खोतान, यारकंद, पेशावर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भाग शामिल थे। उसकी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। कनिष्क जो है वो एक महान विजेता था, यानी कि जो भी अगर उसको वो चाहता था कि मुझे ये राज्य चाहिए तो फिर वो उसे जीत ही लेता था। वो इतना महान था। ठीक है, तो उसका कुछ राज्य जो था जैसे बिहार था, उत्तर प्रदेश था, ठीक है, पेशावर था, खोतान वगैरह था। ठीक है, ये सब सारा कुछ जो था उसका जीता हुआ राज्य था। और उसकी जो राजधानी थी, ठीक है, कनिष्क की राज्य की जो राजधानी थी वो था पुरुषपुर यानी कि पेशावर। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग को पढ़ना है धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि राजा कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म में कैसे आए। बौद्ध भिक्षु अश्वघोष के प्रभाव से कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बौद्ध भिक्षु एक अश्वघोष थे, उनके ही बदौलत जो है वो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। उसके समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया राजा कनिष्क के टाइम पे, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो 6ठी ईसा पूर्व से चला आ रहा है। तो पहली ईस्वी में क्या होता है कि बौद्ध धर्म जो है वो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, यानी कि 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला है महायान। बौद्ध को भगवान का अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और दूसरा है महायान। बौद्ध को भगवान का अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा करते थे। कनिष्क महायान संप्रदाय के अनुयायी था। उसने बुद्ध के सिक्के जारी किए। यानी कि जब कनिष्क का साम्राज्य उनका साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो वो जो है वो अश्वघोष की प्रेरणा, अश्वघोष से प्रभाव होकर के बौद्ध भिक्षु का अनुयायी बन जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो है बौद्ध भिक्षु जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही चला आ रहा था। तो एक पहली शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में क्या होता है कि बौद्ध संप्रदाय जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला रहता है हीनयान और दूसरा रहता है महायान। हीनयान जो रहता है उसमें जो है वो जो हीनयान के जो संप्रदाय जो रहते थे उसमें वो संप्रदाय के लोग जो होते थे वो भगवान बुद्ध को भगवान के समान मानते थे, लेकिन उनकी मूर्ति की पूजा वो लोग नहीं करते थे। बट जो महायान रहते थे, हीनयान जो रहते थे वो तो पूजा नहीं करते थे, लेकिन जो महायान जो रहते थे वो बौद्ध भिक्षु को भगवान के रूप में मानते थे और उनकी प्रतिमा की यानी कि उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। तो जो कनिष्क थे, राजा कनिष्क जो थे वो महायान के संप्रदाय थे, यानी कि वो भगवान बुद्ध को मानते भी थे भगवान के रूप में और उनकी मूर्ति की पूजा भी करते थे। ठीक है,
चौथा में है कला और संस्कृति। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजा कनिष्क के टाइम पे जो था उस टाइम पर किस टाइप का कला था और संस्कृति यानी कि परंपराएं वगैरह थी। ठीक है, कनिष्क के समय गांधार कला शैली का विकास हुआ। गांधार कला शैली यूनानी कला से प्रभावित थी। तो कनिष्क के टाइम पे जो है उस टाइम पे गांधार कला शैली जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, और वो जो गांधार कला शैली है वो यूनानी संप्रदाय से काफी ज्यादा प्रभावित थी, यानी कि उन लोगों से ही देख करके जो है उस टाइम पे कनिष्क साम्राज्य में जो गांधार कला शैली है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, पांचवा में है विद्या और साहित्य। फिर हम लोग जानेंगे कि कनिष्क का साम्राज्य में विद्या किस प्रकार का था। ठीक है, साहित्य यानी कि उस टाइम पे ग्रंथ कैसा था। कनिष्क विद्वानों का संरक्षक था। उसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र और चिकित्सक चरक थे। कनिष्क जो था वो विद्वानों का संरक्षक था, यानी कि जो भी विद्वान लोग जो होते थे उन लोगों का वो संरक्षक था। ठीक है, तो वो इसका संरक्षण किया था। उसके दरबार में पहले अश्वघोष का, फिर वसुदेव मित्र और चिकित्सक चरक भी थे। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की। फिर छठा हम लोग जानेंगे व्यापार और अर्थव्यवस्था। फिर हम लोग जानेंगे कि जब राजा कनिष्क का साम्राज्य जब स्थापित हुआ था तो उस टाइम का व्यापार जो था वो किस प्रकार का चलता था, अर्थव्यवस्था कैसा था, यानी कि आर्थिक रूप से वहां पे जो था वो आर्थिक रूप से जो लोग थे वो किस प्रकार के थे, इसके बारे में जानेंगे। कुषाणों का व्यापार रोम, चीन और पश्चिम एशिया से होता था। कुषाणों का व्यापार यानी कि जो कनिष्क के कुषाण वंश का जो व्यापार होता था वो चीन वगैरह, रोम से, ये सब से होता था। ठीक है, रेशम मार्ग पर कनिष्क का नियंत्रण था। रेशम मार्ग जो है जिससे अक्सर व्यापार, क्योंकि वो जो रेशम मार्ग होता था वो यूनान और भारतीय ये दोनों से अटैच था। वो जो रेशम मार्ग था उसी से व्यापारी लोग व्यापार करते थे। ठीक है, क्योंकि वही एक जो मार्ग था वो उसी से लोग व्यापार करते थे। तो उस पर रेशम मार्ग पर जो था उस टाइम पे कनिष्क का नियंत्रण था, यानी कि वो जो रेशम मार्ग पर था, रेशम मार्ग में कौन आएगा कौन जाएगा, ठीक है, कैसे व्यापार किया जाएगा, कैसे किया, तो वो उसमें नियंत्रण पूर्ण रूप से जो था वो राजा कनिष्क का था उस टाइम में। ठीक है, भारत से रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। तो राजा कनिष्क के टाइम पे भारत से जो था वो कीमती पत्थर, रेशम, मसाले वगैरह ये सब सारा कुछ का निर्यात होता था, यानी कि यहाँ से भारत से जो है वो रेशम, कीमती पत्थर और जो क्या बोलते हैं, रेशम, कीमती पत्थर और मसाले जो हुआ करते थे वो यूनान के साइड निर्यात होता था, यानी कि यूनान तक पहुंचता था। ठीक है, बदले में तांबा, कांच और स्वर्ण का आयात किया जाता था। तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा बड़े व्यापारी केंद्र थे। यानी कि फिर बदले में क्या होता था, यहाँ से तो मसाले, उसके बाद जो पत्थर होते थे, कीमती पत्थर और रेशम, यहाँ से निर्यात होता था। बदले में वहां से जहां पर व्यापार के लिए दिया जाता था तो वहां से फिर बदले में आयात क्या चीज होता था, आयात किया जाता था क्या बोलते हैं, तांबा, ठीक है, फिर कांच, शीशा, ठीक है, ये सब सारा कुछ, और तो स्वर्ण यानी कि जो सोना, ये सब सारा कुछ आयात होता था। ठीक है, और उस टाइम पे जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कुछ कुछ था, जैसे तक्षशिला था, उज्जैन था, ये सब सारा कुछ जो था, मथुरा, ये सब सारा कुछ व्यापारिक केंद्र काफी ज्यादा था, क्योंकि यहीं पे जो था, यहीं पे ज्यादातर मसाले वगैरह, रेशम वगैरह, ठीक है, और तो और जो कीमती पत्थर थे वो यहीं पे रहते थे। तो इसलिए ये जो था ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, प्रशासन, दक्षिण भारत और सातवाहन। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रशासन और दक्षिण भारत और सातवाहन, यानी कि सातवाहन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रशासन शक और कुषाण शासक दूर दराजों क्षेत्रों के लिए छत्रप नियुक्त करते थे। छत्रप छोटे राजा जैसे होते थे। मौर्य प्रांतीय राजपालों की तुलना में उनके अधिकार अधिक थे।
यानी कि शक और कुषाण क्षत्रपों में जो होता था, ठीक है, वो दूर दराज के क्षेत्रों के क्षत्रप नियुक्त किए जाते थे। क्षत्रप जो छोटे राजा जैसे होते थे, मौर्य प्रांतीय राजपालों की तुलना में उनके अधिकार अधिक थे। यानी कि मौर्य जो राजपाल होते थे उनकी तुलना में जो क्षत्रप होते थे उनकी जो अधिकार होते थे वो अधिक होते थे। फिर नेक्स्ट जानेंगे विदेशियों का भारतीयकरण। फिर विदेशियों का भारतीयकरण किस प्रकार होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। विदेशी जो है वो भारत में आकर के किस प्रकार बसते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस काल में विदेशियों का तेजी से भारतीयकरण हुआ। शक और कुषाण शासकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाया। इस टाइम पे जो है भारतीयकरण, ठीक है, विदेशी भारतीयकरण काफी तेजी से होता है। शक और कुषाण शासक जो होते हैं वो भारत की संस्कृति को अपना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय देवताओं वाले सिक्के जारी किए। वे जनता के कल्याण में रुचि लेते थे। वो क्या करते हैं, यानी कुषाण राजा जो लोग होते थे वो लोग क्या करते हैं कि भारतीय सिक्कों पर जो है देवी देवताओं के चित्र को बनाया जाता है। जैसे अभी क्या है कि महात्मा गांधी का चित्र है ना सिक्कों वगैरह में या फिर कोई भी पैसा में, तो फिर उस टाइम पे जो होता था वो देवी देवताओं के चित्र वहां पे सिक्के वगैरह में जारी किया गया था, ठीक है। और जनता के कल्याण के लिए भी काफी कार्य करते थे, क्योंकि वो लोग जनता के भलाई करने में रुचि रखते थे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स कनिष्क के उत्तराधिकारी, यानी कि कनिष्क के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे कि कनिष्क के बाद जो है वो राजगद्दी पर कौन बैठता है, ठीक है। कनिष्क के बाद वशिष्ठ राजगद्दी पर बैठता है। उसने लगभग 5 वर्षों तक शासन किया। काबुल घाटी में कुषाण शासक शासन 5 ईस्वी तक रहा। यानी कि कनिष्क के बाद जो है उसका पुत्र वशिष्ठ जो है वो राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। और वो जो है वो टोटल 5 वर्षों तक वो शासन करता है। और तो और इसमें बताया गया है कि जो कुषाण वंश जो है वो कुषाण का जो पूरा शासन सत्ता जो है वो लगभग 5 ईस्वी तक चलता है, यानी कि 5 शताब्दी तक वो चलता है कुषाण वंश का जो शासन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत के बारे में, यानी कि दक्षिण भारत में उस टाइम पे कैसा था। दक्षिण भारत के 2 प्रमुख भाग थे। पहला था दक्षिण पठार, दूसरा था तमिल क्षेत्र। दक्षिण पठार नर्मदा और कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच था और कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण तमिल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पांड्य, चेर और चोल राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला जो आपका था वो है दक्षिण पठार और दूसरा है तमिल क्षेत्र। दक्षिण पठार जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थापित था, यानी कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है, बीच में जहां पे जगह था वहां पे दक्षिण पठार स्थित था। और तो और जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दाहिने की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ जो क्षेत्र था उसे तमिल क्षेत्र कहा गया। तमिल क्षेत्र में जो है वो चेल, चोल और पांड्य राजाओं का वहां पे शासन सत्ता स्थापित था, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कलिंग और खारवेल के बारे में, यानी कि कलिंग पर जो है वो अशोक की मृत्यु के बाद जो है वो खारवेल का शासन कैसे स्थापित होता है इसके बारे में जानेंगे। अशोक की मृत्यु के बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग पर खारवेल का शासन था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों में जैन मुनियों के लिए गुफाएं बनवाई। यानी कि अशोक के बाद जो है वो यानी कि अशोक जब कलिंग युद्ध करता है, कलिंग युद्ध के बाद फिर वो कलिंग को अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है कलिंग पर जो है वो खारवेल का शासन सत्ता स्थापित हो जाता है। खारवेल जो है वो जैन मुनि का, जैसे अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक उसी प्रकार जो खारवेल है वो जैन मुनियों को मानता था, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था।
और वो जो है वो जैन मुनियों के लिए भी, जैन मुनियों के लिए काफी सारा गुफाएं बनवाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सातवाहन शासक के बारे में, यानी कि जो सातवाहन शासक है उसके बारे में जानेंगे कि उसकी शासन सत्ता किस प्रकार की थी। सातवाहन शासक वंश का संस्थापक शिमुख था। सातवाहन लगभग 300 वर्षों तक दक्कन और आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली रहे। यानी कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक मतलब जो सातवाहन वंश का जो प्रतिष्ठापन करता है, यानी कि जो सातवाहन वंश का जो शुरुआत करता है वो होता है शिमुख। ठीक है, सबसे पहले। और तो इसका जो शासन सत्ता है वो पूरा 300 वर्षों तक दक्कन पठार और आंध्र प्रदेश में चलता है। ठीक है, इसका प्रमुख शासक जो है इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी जो 130 से 154 ईस्वी तक शासन करता है। पहले शताब्दी ईस्वी के अंत में सातवाहनों की शक्ति कमजोर होने लगी। यानी कि सातवाहन वंश में जो है वो प्रमुख राजा कुछ कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला जो राजा था वो था गौतमी पुत्र, यानी कि गौतमी जो है वो 106 से 130 तक वो शासन सत्ता को स्थापित करता है, शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाता है। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र जो है वो चलाता है शासन सत्ता को 130 से 154 ईस्वी तक। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब 1 ईस्वी के अंत तक, ठीक है, सातवाहन वंश का जो शासन सत्ता है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सातवाहनों शासन का महत्व, यानी कि सातवाहनों का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। पहला है प्रशासन, यानी कि सातवाहन शासक में शासन जो था वो किस प्रकार का शासन सत्ता को चलाता था, इसके बारे में जानेंगे। सातवाहन अच्छे प्रशासक थे, उन्होंने जंगल साफ करवाए और सड़कें बनवाई, इससे दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार में सहायता मिली। यानी कि सातवाहन शासक जो था वो काफी शक्तिशाली शासक था। और तो और वो जो है वो जनता के लिए कितना सारा वनों को निर्माण करता है, यानी कि पेड़ पौधा लगाता है, और तो और सड़कों का निर्माण करता है, जिससे वहां का दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसकी संस्कृति पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है, उसकी संस्कृति को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा व्यापार और अर्थव्यवस्था, यानी कि सातवाहन शासकों का महत्व जो है वो व्यापार और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का था, इसके बारे में जानेंगे। दक्कन और पश्चिमोत्तर भारत के बीच व्यापार होता था। भारतीय व्यापारी ईरान, इराक, अरब और मलेशिया तक व्यापार करते थे। भारत से मसाले, कपास और मलमल का निर्यात होता था। विदेशों से तांबा, शीशा, ताका, मदिरा और कीमती पत्थर आयात किए जाते थे। सातवाहन क्षेत्रों में समृद्धि थी, यानी कि दक्कन और पश्चिमोत्तर भारत में जो है वो काफी ज्यादा उस टाइम पे व्यापार होता था। ठीक है, इन दोनों के बीच। और तो और उस टाइम पे जो है भारत के जो लोग थे उस टाइम पे वो ईरान, इराक, अरब, मलेशिया, ये सब सभी देशों से व्यापार करते थे। और तो उस टाइम पे क्या था कि भारत से जो है वो जैसे कुछ कुछ निर्यात होता था यहाँ से, जैसे मसाले, ठीक है, रेशम, फिर कपास, ये सब सारा कुछ जो है वो भारत से निर्यात होता था। और बदले में विदेशों से जो है वो शीशा, तांबा, ठीक है, और मदिरा, फिर कीमती पत्थर वो आयात हुआ करता था उस टाइम पे। तो सातवाहन वंश का जो प्रसिद्धि था उस टाइम पे काफी ज्यादा था। इसके बाद हम लोग धर्म के बारे में जानेंगे कि सातवाहनों का जो महत्व है वो धर्म में किस प्रकार का था। ठीक है, शिव और विष्णु दक्कन के प्रमुख देवता थे। शासक अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे। वे अन्य धर्मों के प्रति उदार थे, जैसे मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। यानी कि शिव और विष्णु जो है वो दक्कन क्षेत्र के प्रमुख देवता माने जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, और तो उस टाइम पे जो शासक थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग को पता है, इसमें घोड़ा को विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर किसी न किसी राज्य को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, इसके बारे में था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में।
और तो और उस टाइम पे जो है वो वे अन्य धर्मों के प्रति उदार भी थे। सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे वे अन्य धर्मों के मामले में वो काफी उदार थे, यानी कि जैसे ऐसा नहीं करते थे कि मेरा धर्म बहुत ज्यादा महान है या फिर उसका धर्म नीचा है, ऐसा कुछ नहीं मानते थे। वो सभी धर्मों के एक प्रकार का दर्जा देते थे, वो धर्मों के पीछे काफी ज्यादा उदार स्वभाव के थे। ठीक है, जैसे मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं को वो दान भी किया करते थे, सातवाहन वंश का जो शासक हुआ करते थे वो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कला और वास्तुकला, यानी कि सातवाहन शासकों का जो महत्व है वो कला और वास्तुकला में किस प्रकार का है। सातवाहनों के ने बौद्ध स्तूप और मंदिर बनवाए, चट्टानों को काट कर गुफा मंदिर बनवाए। प्रमुख गुफाएं जो है वो नासिक, कार्ले और विदिशा है। कार्ले का चैत्यगृह गुफा वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्र थे। यानी कि सातवाहन वंश जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए और जैन भिक्षुओं के लिए काफी ज्यादा गुफाएं बनवाता है। कैसे बनवाता है? गुफाएं मतलब चट्टानों को काट करके वो गुफाएं बनवाता है। जो सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे वो गुफाओं को काट करके, यानी कि चट्टानों को काट करके और गुफाओं का निर्माण किया करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और तो और उस टाइम पे कुछ प्रमुख गुफाएं भी है, जैसे कहाँ हुआ करता था? नासिक, कार्ले में, ठीक है, और विदिशा में। कार्ले का एक काफी विशिष्ट एक मंदिर है, ठीक है, वो है चित्रगृह गुफा। चित्रगृह गुफा जो है वो काफी ज्यादा विशिष्ट वास्तुकला के रूप में माना जाता है। ठीक है, और अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो है वो काफी प्रमुख केंद्र थे उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे दक्षिणी राज्य के बारे में, यानी कि साउथ स्टेट जो है वो किस प्रकार का था। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे, पहला चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा चेर। इन्हें सामूहिक रूप से मुएंदर कहा जाता है। यानी कि दक्षिणी भारत में जो है वो 3 राज्य शामिल हुआ करता था, पहला था चेर, दूसरा था चोल और तीसरा था पांड्य। इन तीनों ही राज्यों को जो है उस टाइम पे मुएंदर कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का स्टूडेंट्स दक्षिण राज्य और संगम साहित्य, यानी कि दक्षिण राज्य साउथ स्टेट और संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। साउथ मतलब दक्षिण राज्य में चेल राजा, चोल राजा, पांड्य राज्य किस प्रकार का था। ठीक है, और उसमें शासन सत्ता किस प्रकार से था, और संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है चोल राज्य। चोल राज्य के बारे में जानेंगे। चोल राज्य में तंजावुर और तिरुचिरापल्ली क्षेत्र शामिल थे। प्रारंभिक चोल शासकों में कारिकेल सबसे प्रसिद्ध था। यानी कि चोल राज्यों में जो तंजावुर और तिरुचिरापल्ली जो क्षेत्र था वो शामिल था उसमें, चोल राज्यों में। ठीक है, और तो और उसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था कारिकेल। उसने चेर और पांड्य शासकों को हराया। उसके शासन राज्य में समृद्धि हुआ। उसके बाद कमजोर शासकों के कारण चोल राज्य कमजोर पड़ गया। पुहार चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि कारिकेल के टाइम पे जो उसके चेर और पांड्य शासकों को उसने हराया था, यानी कारिकेल जो था वो चेर और पांड्य शासकों को हराया था। वो उस टाइम पे जब कारिकेल जब शासन सत्ता को चलाते थे तो उस टाइम पे जो शासन सत्ता था वो काफी ज्यादा समृद्धि हो चुका था उस टाइम पे। लेकिन जब वो उसका शासन सत्ता जब खत्म हुआ तो क्या हुआ कि जो चोल राज्य है वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगा। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो चोल राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था पुहार। ठीक है, पुहार जो था वो चोल का प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि प्रमुख बंदरगाह का मतलब यहाँ पे है कि व्यापार का प्रमुख स्थान था, वहीं से जो लोग थे वो व्यापार करते थे।
दूसरा है पांड्य राज्य। फिर पांड्य राज्य के बारे में जानेंगे। पांड्य राज्य दक्षिण भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक फैला था। इसकी राजधानी मदुरई थी। पांड्य शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। वे मदुरई में विद्वानों की सभाएं आयोजित करते थे। यानी कि पांड्य राज्य जो था वो दक्षिण भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ठीक है। और तो और जो चोल राजाओं का जो मतलब पांड्य राजाओं का जो राजधानी था वो था मदुरई। उस टाइम पे जो पांड्य राजाओं का जो राजधानी हुआ करता था वो था मदुरई। ठीक है। पांड्य शासक जो उस टाइम के थे वो कला और साहित्य के संरक्षक थे। यानी कि कला कौशल से लेकर के या फिर कोई भी साहित्य हो उससे वो बहुत ज्यादा सजग रहते थे। यानी कि कौन कला में माहिर है या फिर साहित्य के लिए कौन सही है उसके उन लोगों को वो संरक्षण करते थे। वे मदुरई में विद्वानों की सभाएं आयोजित करते थे। और तो और मदुरई जहाँ पे उनकी राजधानी हुआ करती थी वहां पे वो विद्वानों की सभाएं भी आयोजित करते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे चेर राज्य के बारे में। चेर राज्य के बारे में जानेंगे। चेर राज्य वर्तमान केरल में स्थित था। कोई भी चेर शासक कारिकेल जितना प्रसिद्ध नहीं था। चेर राज्य जो था उस टाइम पे वो अभी का वर्तमान का केरल राज्य में प्रसिद्ध था। चेर राज्य। ठीक है। यानी केरल को चेर राज्य के नाम से जाना जाता था। और चेर राज्य का ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो कारिकेल के जितना प्रसिद्ध हो पाया था। यानी कारिकेल के जितना वो शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चला पाया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग संगम साहित्य के बारे में जानेंगे। संगम का अर्थ है विद्वानों की सभा। मदुरई में संगम सभाएं आयोजित होती थी। संगम का अर्थ है विद्वानों की सभा। ठीक है। यानी कि वहां संगम साहित्य में क्या होता था कि कई जगहों से विद्वान आते थे तो फिर वहां अपने विचारों को प्रकट करते थे। ठीक है। एक सभा बुलाया जाता था। एक सभा में लोग रहते थे और फिर अपने विचारों को प्रकट करते थे, चाहे वो किसी भी मामले या किसी भी काम को लेकर के हो। ठीक है। या फिर किसी भी चीज को लेकर के। तो वहां पे कई विद्वान लोग आते थे सभा में। सभा को आयोजित किया जाता था और कई विद्वान लोग आते थे और फिर वहां पे अपने विचारों को प्रकट करते थे। ठीक है। और तो मदुरई में संगम साहित्य का आयोजन हुआ करता था। मदुरई में ही हुआ करता था। ठीक है। विद्वानों में तमिल भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। विद्वान जो है काफी सारे विद्वान जो हुआ करते थे उस टाइम पे वो तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना करते हैं। और इसमें संगम साहित्य में ये बताया गया है कि उसमें जो साउथ इंडियन का यानी कि दक्षिणी भारत का संस्कृति और सभ्यता के बारे में काफी विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रशासन के बारे में कि उस टाइम पे जो शासन सत्ता था उस टाइम पे किस प्रकार का था। राजा शासन का प्रमुख होता था। उसकी सहायता मंत्री परिषद और अधिकारी करते थे। राज्य प्रांतों और मंडलों में विभाजित था। गांवों का प्रशासन ग्राम सभाएं चलाती थी। यानी कि उस टाइम पे जो प्रमुख हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। यानी कि पूरे राज्य का देखभाल जो करता था वो राजा ही करता था। और उस टाइम पे उसकी सहायता यानी कि राजा का जो सहायता करता था वो मंत्री करता था और उसके कुछ अधिकारी करते थे। यानी कि किसी भी काम को लेकर के या फिर किसी भी चीज को लेकर के या फिर जनता की किसी भलाई के लिए या फिर जनता के लिए किए गए कुछ भी कार्य के लिए राजा की सहायता जो करता था वो मंत्री और उसके अधिकारी लोग किया करते थे। और तो उस टाइम पे राज्य जो हुआ करता था उस टाइम पे प्रांत और मंडलों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है। और तो उस टाइम गांव का जो रखरखाव करता था वो करता था गांव का प्रशासन ग्राम सभाएं चलाती थी। यानी कि ग्राम सभाएं उस टाइम पे ग्राम को चलाया करती थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे व्यापार के बारे में। ठीक है। यानी कि उस टाइम पे जो व्यापार था वो दक्षिणी भारत में किस प्रकार का था। भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार होता था। दक्षिण भारत से मोती, मसाले, चंदन, रेशम और मलमल का निर्यात होता था।
रोमन लोग दक्षिण भारतीय वस्तुओं के बड़े खरीदार थे। यानी कि भारत और पश्चिमी क्षेत्र के बीच व्यापार उस टाइम पे होता था। और तो और भारत से उस टाइम पे मलमल, रेशम, कपास, ठीक है, ये सब सारा कुछ जो था वो निर्यात होता था उस टाइम पर। रोमन लोग जो थे वो काफी ज्यादा खरीदार उस टाइम पे करते थे ये सब चीजों का। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। व्यापार से दक्षिण भारतीय राज्य समृद्ध बने। यानी कि उस टाइम पे जो है व्यापार होता था तो दक्षिण भारत में कई ज्यादा रोमन के सिक्के मिले। यानी कि रोमन से व्यापार होता था तो रोमन के सिक्के जाहिर सी बात है कि वहां से प्राप्त होंगे ही, तो वहां से मिले हैं, ठीक है। और तो और व्यापार से दक्षिण भारत जो था वो काफी ज्यादा समृद्ध हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जनजीवन के बारे में। अधिकांश लोग कृषि करते थे। विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। मंदिर शिक्षा और कला के केंद्र थे। लोग सामान्यतः समृद्ध और सुखी थे। यानी कि अधिकांश लोग उस टाइम पे जल जीवन के लिए, यानी कि जीवन यापन के लिए अधिकांश लोग जो थे वो कृषि से जुड़े हुए थे, यानी कृषि करते थे। और तो और उस टाइम पे जो था कि विनिमय प्रणाली उस टाइम पे विनिमय प्रणाली भी उस टाइम पे भी चलती थी कि विनिमय एक सामानों की अदला बदली करके प्रचलित था ये चीज, ठीक है। मंदिर शिक्षा और कला का केंद्र था। यानी कि मंदिर जो हुआ करता था उस टाइम पे वो शिक्षा और कला का केंद्र हुआ करता था। लोग जो थे उस टाइम पे काफी ज्यादा समृद्ध हो चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लास्ट धर्म के बारे में। यानी कि दक्षिण भारत का धर्म यानी कि रिलीजियस किस प्रकार का था। अशोक ने दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। जैन धर्म भी दक्षिण में फैला। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करवाते हैं और उसके साथ साथ जैन धर्म भी काफी मात्रा में फैलने लगा। अधिकांश लोग विष्णु, शिव और कृष्ण की पूजा करते थे। दक्षिण का लोकप्रिय देवता मुरुगन था। राजा यज्ञ कराते थे और मंदिर बनवाते थे। अधिकांश जो लोग थे वो शिव, विष्णु, ठीक है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब तीनों चीज का वो लोग मानते थे, यानी कि भगवान को पूजा करते थे। और ज्यादातर जो थे वो मुरुगन भगवान का पूजा करते थे, ठीक है। और राजा जो उस टाइम पे हुआ करते थे वो ज्यादातर यज्ञ करवाते थे और मंदिरों का निर्माण भी करवाया करते थे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।